मेरा नाम अंशुल जैन, डायरेक्टर प्रोडेक्ट इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक डेडिकेटेड कंपनी जो कि बायोमास टू पैलेटाइजेशन के अंदर पिछले 3 साल से लगातार काम कर रही है। और सबसे पहले मैं इस छत्तीसगढ़ के रायपुर जैसी जगह पर इतना एक जबरदस्त एक्सपो ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं बिजनेस एम्पायर ग्रुप मैग्नीफो ग्रुप को एक तो धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ फुल ऑफ पोटेंशियल। लगभग 3,500 राइस मिल यहाँ पर है। उड़ीसा पास में देखे 1450 राइस मिल है। एमपी के अंदर 1150 राइस मिल है। छत्तीसगढ़ के नियर बाय देखा जाए तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पर 1150 से 1500 राइस मिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 9,000 राइस मिल है। और अगर आप इन राइस मिल को भी स्टडी करेंगे तो छोटी मोटी कंपनी नहीं, बोलर जैसी कंपनी की राइस मिल्स है, सटाके जैसी कंपनी की राइस मिल्स है। तो आप पोटेंशियल समझ सकते हैं बिजनेसमैन का यहाँ पर जो बोलर जैसी राइस मिल लगा रहा है। उस स्टेट में आकर के आज हम लोग बायोमास पैलेट प्लांट के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा तो अजीब भी लग रहा है, क्योंकि सब दिग्गज बैठे हैं यहाँ पर, सब बिजनेसमैन बैठे हैं। क्योंकि इंडिया का अगर हम ऊपर से देखें, ड्रोन से भी देखें, तो सबसे बड़े बिजनेसमैन जो आपको दिखेंगे वो छत्तीसगढ़ के अंदर दिखेंगे। और इनके सामने मैं आज अंशुल जैन आपके सामने बायोमास टोरिफिकेशन, बायोमास नॉन टोरिफाइड प्लांट, इसका सेटअप कैसे करें और इसके सेटअप के अंदर की स्टेप्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, स्कोप्स क्या है, उसके ऊपर एक 20 मिनट के अंदर आपको रुझान लूंगा। दोस्तों, बायोमास पैलेट प्लांट के बारे में वैसे तो धर्मेश जी ने काफी सारा रुझान दिया, लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया उस फेज में गुजर रहा है जहां पर बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी सेटअप हो रहे हैं जो शहर का ही रॉ मटेरियल लेकर के शहर में ही खपा रहे हैं। और हम आज इस युग के अंदर उस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर हमारा कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल गांव से आना है और उसका मटेरियल गांव में भी जा सकता है, शहर में भी जा सकता है और हमारा एक्सपोर्ट भी हो सकता है। उस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर करके हम बिजनेस में जब भी तलाश करते हैं तो हम ऐसा बिजनेस को देखते हैं जिसका रॉ मटेरियल हमें आसानी से मिल जाए। नहीं, हम शहर में रह रहे हैं तो शहर से मिल जाए, क्योंकि बिजनेस में अगर देखा जाए तो शहर में मिलते ज्यादातर आपको खेती कर किसान सब गांव में मिल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आज इस बिजनेस को हमारे कोर बिजनेसमैन ने एक चैलेंज के रूप में लिया। काफी सारे बिजनेसमैन शहर से गांव में उतर रहे हैं और ये सब हो पा रहा है समर्थ मिशन एंड एनटीपीसी का जो पूरा एक मिशन चल रहा है, जिसके थ्रू आज शहर का बिजनेसमैन गांव में उतर रहा है, गांव से रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, गांव के अंदर प्लांट सेटअप हो रहे हैं। ये पहली बार मैंने अपने लाइफ में देखा एंटायर 20 इयर्स के करियर में कि गांव के अंदर प्लांट लगा। धर्मेश जी, ये आपको कुडोस है, थैंक यू सर। तो हम आज इंडिया के अंदर जहां 260 गीगावाट का पावर है, रिक्वायरमेंट है, और उसके सामने अगर हम देखें कोल की रिक्वायरमेंट के सामने अगर आप 5% जो भी सर की पॉलिसी है उस हिसाब से 1 लाख टन पर डे का पोटेंशियल देखते हैं बायोमास पैलेट्स का, नॉन टोरिफाइड पैलेट्स का। और अभी वर्तमान में जो उसके सामने सप्लाई हो रही है वो 30,000 टन के आसपास की सप्लाई हो पा रही है, यानी 70,000 टन का भी अभी गैप बना हुआ है। और इस गैप को फुलफिलमेंट करने के लिए ही आज हम रायपुर में आपके पास में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सफर। चालू नहीं हो रहा, हो गया? चल, अच्छा राइट। ओके 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 राइट, इधर की तरफ करना है राइट। देखिए, बायोमास पैलेट प्लांट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि हमने उठे और ये सोच लिया कि प्लांट लगाना है। प्लांट लगाने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी आपको समझना पड़ेगा, हम एलिजिबल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम उठे और हमको लगा कि प्लांट लगा दिया जाए। हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो सबसे पहले हमको तय करना है। सबसे पहले जो मैंडेटरी कंडीशन है प्लांट लगाने के लिए वो है कि आपका रॉ मटेरियल चाहे छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उड़ीसा में हो, कहीं भी आपका रॉ मटेरियल क्योंकि लाइट इन वेट होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, आपको 30 से 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आपका रॉ मटेरियल मिल जाए तो ऐसी जगह पर प्लांट लगाना सूटेबल रहेगा। तो साथ साथ 250 से 300 किलोमीटर के अंदर आपका थर्मल प्लांट होना चाहिए, तब जाकर के आपकी प्लांट की एक्चुअल वायबिलिटी बैठेगी। अगर इन दोनों में से कोई भी आंकड़ा गड़बड़ा रहा है, मान लीजिए आप रॉ मटेरियल को 100 किलोमीटर से ला रहे हैं तो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग बढ़ जाएगी क्योंकि आपको फार्म से लाना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर थर्मल प्लांट 500 किलोमीटर दूर है, 600 किलोमीटर दूर है, तो भी आपका पैलेट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। और आप जैसे जानते होंगे यहाँ पर बैठे हैं कि पैलेट को अगर थर्मल प्लांट में भेजना है आपको तो बिडिंग होती है, उसके अंदर टेंडर होता है और टेंडर के अंदर रेट फिक्स है, लेकिन बिडिंग जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन पे होती है। इन केस अगर ऐसा केस है तो उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन की बिडिंग में आप लोग हार जाएंगे। तो ऐसे केसेस में आपको कभी भी प्लांट लगाने के लिए दो जो नेसेसरी स्टेप है, उसका रॉ मटेरियल का सोर्सिंग और उसको बेचना जहां पर है, उन दोनों के किलोमीटर दायरे आपको तय करने हैं।
सबसे पहले आप ये तय कर लीजिए, ये सर्वे कर लीजिए कि क्या मेरे पास रॉ मटेरियल है, और अगर मेरे पास रॉ मटेरियल है तो मैं कितने किलोमीटर उसको बेच सकता हूं, ये सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। दूसरा, अब हम प्लांट लगा रहे हैं तो हम कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाएं, मैं 2 टन का प्लांट लगाऊं, 5 टन का प्लांट लगाऊं, 10 टन का प्लांट लगाऊं, ये सारा डिपेंड करेगा आपकी कैपेसिटी के ऊपर। आइडेंटिफाई योर कैपेसिटी, और आप ये देखिए इसमें 3 पॉइंट देखने हैं, आपका बजट क्या है, आपका पॉकेट साइज क्या है, और आपके पास रॉ मटेरियल क्या क्या है। साथ साथ आपका जो थर्मल प्लांट है उसकी कोल की कैपेसिटी कितनी है, ईयरली कितना कोल ले रहा है, जिसका कि 5% वो बायोमास पे रेट लेगा। ये 4 चीज पे स्टडी करना जरूरी है। मतलब आप जब भी इसका सोच रहे हैं कि प्लांट लगाना है, आपको सबसे पहले देखना आपकी पॉकेट साइज क्या है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आपका रॉ मटेरियल का रिसोर्सेज कितना है। अगर आप 2 टन का प्लांट लगा रहे हैं तो साल भर के अंदर आपको 15,000 टन के आसपास का रॉ मटेरियल लगेगा। 5 टन का प्लांट लगा रहे हैं तो आपको 30,000 टन का रॉ मटेरियल लगेगा, और अगर आप 100 टन का प्लांट लगा रहे हैं, पर डे का प्लांट लगा रहे हैं, तो आपको लगभग 50,000 टन के आसपास का रॉ मटेरियल लगेगा। तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी है कि आपके पास में रॉ मटेरियल कितना है, इसके हिसाब से आपको रॉ मटेरियल स्टॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बायोमास पेन ईयर नहीं मिलेगा, कुछ सीजन में मिलेगा, तो आपको स्टॉक करना है, तो वो भी स्टॉक करने का उसके लिए पैसा चाहिए होगा। साथ साथ प्लांट लगाना, उसके लिए आपको शेड लगाना पड़ेगा, बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, और साथ साथ मशीन लगानी पड़ेगी, मशीन का वीर एंड टियर होगा, उसकी मेंटेनेंस होगी। तो ये सब जो है आर्थिक युग के अंदर अर्थ से रिलेटेड है। अपना अर्थ चेक कीजिए, पैसा कितना है, और साथ साथ जगह जमीन कितनी है, और आपको कितना आपके थर्मल प्लांट की रिक्वायरमेंट है, ये सब चेक करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो 3 तरह की कैपेसिटी वायबल है थर्मल प्लांट के अंदर। देखा जाए तो मोटा मोटी अगर ये 3 कैपेसिटी मैंने जो बताई हुई है, 50 टन पर डे, 100 टन पर डे और 250 टन पर डे, इसमें से भी पहली 2 कैपेसिटी जो दिख रहे हैं 50 टन पर डे और 100 टन पर डे, ये कैपेसिटीज इंडिया में सबसे ज्यादा प्लांट लगे हुए हैं। 100 टन पर डे के प्लांट अभी लगने चालू हुए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, लगभग 250 टन पर डे तक के भी लोग प्लांट लगाने लगे हैं, यानी 10 टन पर आवर के भी। तो उस हिसाब से देखा जाए 50 टन के प्लांट के लिए आपको जो जगह लगेगी, शेडेड जगह जिसके अंदर आपको प्लांट लगाना है, वो 15,000 स्क्वायर फीट लगेगी, और इसके साथ साथ आपको रॉ मटेरियल रखना है, और उसके साथ साथ आपको ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, इन सब के लिए अलग जगह लगेगी। इसी तरह से 100 टन पर डे का प्लांट जो है उसके लिए 25,000 स्क्वायर फीट की आपको शेडेड जगह की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आप 250 टन पर डे का प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए आपको 40,000 स्क्वायर फीट का शेड की आवश्यकता पड़ेगी। जब मैं शेड की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर प्लांट मशीनरी हो गया, फिनिश प्रोडक्ट का स्टोर हो गया, और लगभग 6 से 7 दिन का आपका इसमें रॉ मटेरियल आ सकता है। लेकिन अगर आपको प्लांट चलाना है तो 6 से 7 दिन का रॉ मटेरियल से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको रॉ मटेरियल को लंबे टाइम से स्टोर करना पड़ेगा। पंजाब हरियाणा के अंदर पराली एक बार आ रही है तो लोग लगभग 7 महीने स्टोर करते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के अंदर 2 बार धान की खेती हो रही है, तो यहाँ पर हमें लगभग 3 से 4 महीने का स्टॉक फिर भी रखना पड़ेगा। तो आप उसको एनालाइज कीजिए। अगर हम 50 टन पर डे का प्लांट लगा रहे हैं तो मुझे साल के अंदर लगभग 15,000 टन रॉ मटेरियल स्टोर करना है। अगर 2 बार खेती हो रही है, जैसे आंध्र छत्तीसगढ़ के अंदर 2 बार फसल बोई हो रही है, उस हिसाब से हमको लगभग 7,000 टन का आपका स्टॉक करना पड़ेगा, और जो रनिंग मटेरियल आ रहा है वो तो आता ही रहेगा। तो ये आपको सबसे पहले देखना है कि हमें ये सब पैरामीटर्स पूरे करने पड़ेंगे, तब जाके हम यूनिट सेटअप कर सकते हैं। अब अगर आपको प्लांट लगाना ही है तो क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी। नेचुरली जो भी हम बिजनेसमैन है सबके पास कैश की कमी रहती है, हम बैंक को अप्रोच करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा। चेक द लैंड बैंक, आपके पास कितना लैंड बैंक है, क्योंकि लैंड बैंक ही आपका सिक्योरिटी है बैंक के लिए। तो आपको लैंड बैंक सबसे पहले चेक करना है, आपके पास कितना लैंड बैंक अवेलेबल है। सेकेंड, आपको लोन एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आपको लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। इसके लिए आपका क्रेडिट रिपोर्ट जो होती है, सीएमआर रैंकिंग होती है, वो आपको बैंक से चेक करानी पड़ेगी। इसके लिए आपको सीए को हायर करना पड़ेगा। सीए हायर करके आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बैंक में जाएगी, बैंक आपकी जो क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, सीएमआर रैंकिंग चेक करेगा, उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी, उसके बाद में आपको जो मॉर्गेज है इसके लिए आपके लैंड होगी या आपकी बिजनेस जो पुराना चल रहा है उसका टर्नओवर, ये सब उसके गारंटर के ऊपर लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका बैंक से प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूवल होगा, केवाईसी होगा, और उसके बाद में आपका लोन मिल सकता है। तो यहां पर आपको पूरे प्रोसेस में दिख रहा है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए परफेक्ट सीए को हायर करके आप सीए के थ्रू प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए और बैंक में अप्लाई कीजिए, बैंक अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद में एक बार आपका लोन सैंक्शन हो गया, उसके बाद यूनिट सेटअप करने का आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। नेसेसरी परमिशंस, क्या क्या नेसेसरी परमिशंस आपको लगेंगी। सबसे पहले आपको फर्म फॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे आप बायोफ्यूल के अंदर आ रहे हैं तो आपकी फर्म्स बायोफ्यूल, बायो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन नाम से आपकी फर्म हो सकती है। ये फर्म बनाने के बाद में आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा, उसका जीएसटी सर्टिफिकेट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके बाद इस
फर्म को आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट के लिए भेजना पड़ेगा। इस पूरे बिजनेस के अंदर यहां तो अगर हम कह रहे हैं कि ग्रीन फ्यूल है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि इस पूरे बिजनेस के अंदर आपको ड्राई लगते हैं, आपको हैमरिंग मिल लगती है, तो ऐसे केसेस में डस्ट फॉर्मेशन होता है, साउंड फॉर्मेशन भी होता है। तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की आपको कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट ये आपको दोनों लेनी पड़ेगी। कंसेंट टू एस्टेब्लिश आपको बिफोर प्लांट एस्टेब्लिशमेंट लेनी पड़ेगी, और एक बार प्लांट लग जाता है उसके बाद कंसेंट टू ऑपरेट आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। ये मैंडेटरी स्टेप है, तो ये भी आपको पूरा करना पड़ता है। और दूसरा, अगर आपके पास लैंड है तो आपको लैंड का यूज कैसा है, वो अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड पे आप प्लांट नहीं लगा सकते हैं, आपको इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको बहुत मैंडेटरी स्टेप है। और ये स्टेप क्लियर होने के बाद ही आपका बैंक आपको एलिजिबल मानेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लोन नहीं होते हैं। लोन लेने के लिए आपको उसको इंडस्ट्रियल कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर आपकी लैंड इंडस्ट्रियल कन्वर्जन करने योग्य है तभी जाकर के उसके ऊपर लोन हो पाएगा। और इसके लिए कई सारे क्राइटेरिया आजकल गवर्नमेंट के हैं, 35 फीट दूरी होना चाहिए हाईवे से, कई सारे आपको चेक करने पड़ेंगे। तो डीआईसी से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद लैंड यूज को चेंज कीजिए, उसके बाद फिर प्लान का सेटअप होगा। तो मेरे ख्याल से आप सब प्रोसेस समझ गए क्या क्या प्रोसेस है, राइट। एक हम लोग जब प्लांट लगाते हैं तो सरकार की तरफ से काफी सब्सिडीज है, जैसे एमएनआरए की सब्सिडी है, सीपीसीबी की सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की सब्सिडी है, और स्टेट की सब्सिडीज भी है। जहां पर हम अभी खड़े हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर, यहाँ पर स्टेट की अच्छी खासी सब्सिडीज है। मैंने देखा है हमारे कई क्लाइंट्स ने अवेल किए। तो सब्सिडीज का एक एंगल हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। सब्सिडी भले ही 1 साल में मिले, 1.5 साल में मिले, लेकिन अगर मिलती है तो हमारा कैपिटल उसमें घट जाता है, हमें एक बड़े एडवांटेज मिल जाता है। तो हमेशा अगर प्लांट लगाना है तो आप सब्सिडी को जरूर कंसिडर करके चलिए। आज की डेट में सरकार कई तरह की सब्सिडीज ला रही है, एमएसएमई के थ्रू भी काफी सारी सब्सिडीज है। आप उस एंगल के लिए एक परफेक्ट सीए को हायर करके, एक परफेक्ट फर्म को हायर करके एमएसएमई डिपार्टमेंट, डीआईसी डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। अब दोस्तों यहां तक हमने समझ लिया कि भाई आखिरकार प्लांट लगाना है तो बच्चों का खेल तो है ही नहीं। ये सब जो काम पीछे बताया है ये एक आम आदमी करता ऐसा नहीं है, लेकिन ये सबको करना जरूर है। हमें लैंड यूज भी चेक करना है, हमें एक सीए फॉर्म हायर करके अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी है। ये सब अप्रूव होने के बाद हमें लोन मिलेगा। लोन मिलने के बाद हम जो हमारा शेड वाला उसको पैसा देंगे, मैन्युफैक्चरर को पैसा देंगे, और उसके बाद हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। ये सारा प्रोसेस होने के बाद में अब आता है कि अगर आपको वाकई में प्लांट सेटअप करना है तो क्या क्या मशीन लगेंगी, क्योंकि ये की पार्ट है, मशीन क्या क्या लगेंगी। और मशीन का जो यूज है, मशीन क्या क्या लगेंगी, ये डिपेंड करता है आपका रॉ मटेरियल कैसा है। मैंने यहां पर जो 8 मशीन लिस्ट की है, 6 मशीन लिस्ट की है, शेडर, डायर, हैमर मिल, वेलेटाइजर, कूलर, डस्ट कलेक्टर एंड ग्रेडर। ये कुछ ऐसी मशीन है जिसके बेसिस पे एक वर्सेटाइल प्लांट लग सकता है, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर सारे रॉ मटेरियल प्रोसेस हो जाए, वो इससे लग सकता है। लेकिन हमें लोकेशन सेंट्रिक प्लांट लगाने, मसलन अगर आप छत्तीसगढ़ में खड़े हैं तो आपको शेडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी तक बेल बनना चालू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर वैसे तो हम धान का कटोरा बोलते हैं, लेकिन एक विडंबना यह भी है कि यहां पर अभी तक बेलिंग इंडस्ट्री पनप नहीं पाई है। और उसका एक बड़ा कारण है यहाँ के खेत छोटे छोटे होना। पंजाब हरियाणा की तुलना में देखा जाए तो खेती तो बहुत है, यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग भी बहुत है, राइस भी काफी हो रहा है, लेकिन खेत की साइज बहुत छोटी है। कुछ बीघा में खेत है, छोटे छोटे खेत है, और खेत की मेड़ की वजह से बेलिंग इंडस्ट्री पनप नहीं पा रही है। तो हमें अगर इस छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर बायोमास का पूरा यूटिलाइजेशन करना है तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी बहुत जरूरी है। यानी कि यहां पर सरकार की तरफ से बेलिंग इंडस्ट्री को कैसे बन पाया जाए, इसके लिए लोगों को एडुकेट किया जाए, मर्जिंग किया जाए खेतों को, और उसके बाद खेत की साइज जैसे से बड़ी होगी वैसे वैसे यहाँ पर बेलिंग इंडस्ट्री बन पाएगी। वो एक बहुत जरूरी है। पंजाब के अंदर हम देखते हैं लगभग 1000 से ज्यादा बेलर काम कर रहे हैं, और अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 50 बेलर भी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअल कल का डाटा है। तो इसका बड़ा कारण है यहां पर खेत की साइज छोटा होना, खेत के बीच में मेड़ होना, और मेड़ की वजह से बेलिंग इंडस्ट्री जो पनप नहीं पा रही है। तो हमें अगर इस स्टेट को आगे ले जाना है तो वो दिशा में भी हमको सोचना पड़ेगा। इसमें सरकार की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एक बड़ा जो हमारा वेस्टेज है, पराली जो यहां निकल रही है, पेडी स्ट्रॉ, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे किसी भी तरह से। तो वो एक हमको सोचना पड़ेगा। सारी इंडस्ट्री अभी पूरी जो छत्तीसगढ़ की है वो राइस के पीछे लगी हुई है। राइस जो कि राइस मिल का 20% वेस्टेज होता है, उससे हम पैनल बना रहे हैं, लेकिन अभी भी एक वेस्टेज जो है पेडी स्ट्रॉ यानी कि पराली, वो अभी भी हमारी सड़ रही है, गल रही है, जल रही है। तो अगर हमको वाकई में इस इंडस्ट्री को सही मायने में समझना है तो हमें पराली के बेलर डेवलप करने पड़ेंगे, बेलिंग इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी, या फिर हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट डेवलप करने पड़ेंगे ताकि पराली की गांठ ऐसी बन जाए उसका ट्रांसपोर्टेशन यूज हो जाए। और या फिर हमें उस जगह जाकर पर प्लांट लगाना पड़ेगा जहां पर की पराली की बहुतायत है। जैसे मैं देखता हूं छत्तीसगढ़ के अंदर धमतरी जो इलाका है, या अगर बात करें तिल्दा इलाका है, यहाँ पर काफी सारे राइस मिल्स है, यहाँ पर काफी सारी खेती भी है।
सरगुजा के इलाके में। तो ऐसी जगह जाकर हमको बेलिंग इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी और बेलिंग के माध्यम से हम उस रॉ मटेरियल को जो वेस्टेज अभी कंसिडर हो रहा हमारा, उसको हम इस पूरे सिस्टम के अंदर लेके आए पा रहा है। लेकिन इसके बाद की जो स्टेप होती है वो है ड्रायर। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर मैं ड्रायर की कम भूमिका देखता हूं, क्योंकि राइस मिल का वेस्टेज आता है, राइस हस्क आता है, लगभग देखो काफी ड्राई आ रहा है। बारिश के दिनों में जरूर चैलेंज लेता है, तो ड्रायर जरूर लगाना चाहिए आपको। लेकिन अगर एक बार आप इंडस्ट्री सेटअप की बात करते हैं तो बिना ड्रायर के भी आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ड्रायर का प्रोविजन रख करके। यानी कि बारिश के दिनों में हो सकता है कि अगर आपके पास स्टोरेज अच्छा है तो आपको ड्रायर की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन अगर आपका स्टोरेज नहीं है तो आपको ड्रायर की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि पैलेट के अंदर आपका जो मैक्सिमम मॉइस्चर अलाउड है थर्मल प्लांट की तरफ से वो 15% तक है, उससे नीचे ही आपको मॉइस्चर रखना है। तो उस केस में आपको ड्रायर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप यहीं पर छत्तीसगढ़ जो कि फुल ऑफ वुड भी है, वहां पर अगर आप प्लान करते हैं ऐसी इंडस्ट्री का जो कि वर्सेटाइल है, यानी कि जहां पर वुड को भी हम प्रोसेस कर पाए, लकड़ी को भी हम प्रोसेस कर पाए, तो आपको ड्रायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक चीज तो आपने समझ ली होगी कि इंडस्ट्री में सिर्फ थर्मल प्लांट ही इसका सहारा नहीं है कि थर्मल प्लांट को बेचना है। अगर आप वर्सेटाइल प्रोडक्ट पे जाते हैं, यानी कि वुड पे जाते हैं, लकड़ी पे जाते हैं, तो आप शहरों के अंदर भी प्लान कर सकते हैं। शहरों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सबसे महंगे फॉसिल फ्यूल जैसे एलपीजी, सीएनजी, डीजल जल रहे हैं। एलपीजी अगर बात करें 100 रुपए किलो की एलपीजी आ रही है, एनर्जी मिल रही है 12,000। डीजल की बात करें 90 रुपए का डीजल है, एनर्जी मिल रही है 9,000। और अगर हम बात करें सीएनजी की तो 90 रुपए की सीएनजी है, उससे एनर्जी मिल रही है 9,000। यानी कि हम 9,000 कैलोरी के लिए 90 रुपए कर रहे हैं शहरों के अंदर। शहरों के अंदर जितनी भी हमारी पोहा मिल है, भाटापारा में बात करें, हम बात करें तो शहरों के अंदर जितनी हमारी कास्टिंग इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम कास्टिंग इंडस्ट्री है, हमारे जितने बड़े बड़े ग्लास की इंडस्ट्रीज है, वो सब के सब अभी इन सब फ्यूल पे चल रही है, क्योंकि सबको कंट्रोल्ड फ्यूल की आवश्यकता होती है, कंट्रोल्ड फायरिंग की आवश्यकता होती है। क्योंकि एलपीजी, सीएनजी, डीजल, इन सब के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जैसे आपका टेम्परेचर आएगा बर्नर बंद हो जाएगा, और इस केस में आपको कंट्रोल फायरिंग मिल रही है। जबकि कोल अनकंट्रोल्ड फ्यूल के अंदर गिना जाता है, इंडस्ट्री के अंदर, थर्मल प्लांट में तो कंट्रोल्ड है। तो ऐसे केसेस में शहरों के अंदर एलपीजी, सीएनजी, डीजल के सामने हमारा जो ये पैलेट है, वो पैलेट है 1 to 1 टक्कर दे रहा है। दिल्ली के अंदर बताया तो दिल्ली के अंदर पर डे अभी 1300 से 1500 टन पैलेट खप रहा है दिल्ली के अंदर। और ये पुणे के अंदर अगर बात करें तो 350 से 400 टन पर डे खप रहा है। और ये आंकड़ा सिर्फ बड़े शहरों का आप पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन हर जगह हम देख रहे हैं रायपुर के अंदर भी काफी सारे ऐसे बिजनेस है जो कि कई मात्रा में पैलेट को खरीद रहे हैं। नागपुर से पैलेट यहां पर आ रहा है, कटनी से पैलेट यहां पर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वुड पैलेट बेसिस इंडस्ट्री या सॉडस पैलेट जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर पनप नहीं पाई है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर भेड़चाल पकड़ी। सबने देखा राइसेस से बना लेते हैं, राइसेस से बना लेते हैं, सब राइसेस की तरफ चले गए, और इस तरह से ये एक इंडस्ट्री जो कि फुल ऑफ जंगल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर, वो पनप नहीं पाई। तो इस दिशा में आपको सोचने की जरूरत है। तो अगर आप वो पैलेट पर सोचते हैं तो वो पैलेट के अंदर आपको 4,500 जीसीबी का 12 रुपए तक मिल सकता है, जो कि थर्मल प्लांट आपको 9 रुपए ही दे रहा है। तो वो भी एक दिशा में आप सोच सकते हैं। तो ये एक बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर बाकी है। अभी मैंने देखा हमारे क्लाइंट ने यहाँ पर दुर्ग में फैक्ट्री लगाई लकड़ी से, और वो नागपुर माल बेच रहे हैं, नागपुर के अलावा हैदराबाद में माल दे रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री दे रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री सब तैयार है इसके लिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री चाहती है कि मुझे सबसे ज्यादा जीसीयू का माल मिले, 4,000 4,500 जीसीयू का माल मिले। और थर्मल प्लांट का एक्चुअली देखा जाए, थर्मल प्लांट कोल के सामने रिप्लेसमेंट देखता है। तो कोल के सामने जहां कोल की जीसीबी 2800 3000 आ रही है, 3,500 आ रही है, तो उनके पास सबसे जो आसान प्रयास होता है वो होता है जो हमारा एग्रीकल्चर मटेरियल उसको कन्वर्ट कर दे। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके इतर इंडस्ट्री बात करते हैं, वो सब हायर जीसीबी का फील्ड देख रहा है। अभी की डेट में अगर छत्तीसगढ़ में बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जितना भी स्टील इंडस्ट्री है वो 1200 डिग्री टेम्परेचर के लिए, 1600 डिग्री टेम्परेचर के लिए टॉरिफाइड जो पैलेट की उसकी तलाश में है। हमारे कई क्लाइंट जो नॉर्थ इंडिया से छत्तीसगढ़ के अंदर टॉरिफाइड पैलेट दे भी रहे हैं, जिससे कि 1200, 1300 और 1600 डिग्री टेम्परेचर आ पाएगा। तो वो सब भी संभावना छत्तीसगढ़ के अंदर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर देखा जाए तो 300 से ज्यादा पावर प्लांट प्राइवेट सेक्टर के भी यहां पर चल रहे हैं, और साथ साथ स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो अगर आपको वाकई में छत्तीसगढ़ राज्य को आगे ले जाना है तो आपको सिर्फ थर्मल प्लांट नहीं, इसके इतर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री, ऐसे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे एलपीजी, सीएनजी, डीजल, इनके सामने भी बड़ा पर्याय उपस्थित करना है। साथ साथ स्टील इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट, अगर इस सबको देखें तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट से काफी आगे, राइट। बट हमने देखा दो स्टेज देख ली, शेडर के बाद ड्रायर हो गया। ड्रायर अगर मैं बात करता हूं, वुड के सामने देखा जाए ड्रायर नेसेसिटी है, काफी नेसेसिटी है। लेकिन इसके बाद जो मैंने दो रेड में किए हुए हैमर मिल एंड पैलेटाइजर, ये एक कॉमन स्टेप है। अगर आप प्लांट किसी भी तरह का लगाते हैं, हैमर मिल एंड पैलेटाइजर ये दोनों कॉमन स्टेप है। अगर आपको पैलेट बनाना है, बढ़िया क्वालिटी का पैलेट बनाना है, तो 6 से 10 mm का पाउडर आपको चाहिए होता है।
और ये आप राइस से बनाए या पैडी से बनाए या आप मस्टर्ड से बनाए, कॉटन से बनाए, नेपियर से बनाए, लकड़ी से बनाए, इन सब के लिए नेसेसिटी है कि आपके पाउडर का साइज 6 to 10 mm होना चाहिए। उस केसेस में आपकी एक चीज अगर देखेंगे तो कॉमन मशीनरी जो हो गई, हैमर मिल, पैलेटाइजर, कूलर, डस्ट कलेक्टर, ग्रेडर, ये जो लाइन हो गई ये कॉमन हो गई। और उसके ऊपर ये जो मशीन है शेडर ड्रायर, ये शेडर ड्रायर, वुड चिपर, ये आप ऑप्शनल रख सकते हैं आपके रॉ मटेरियल हिसाब से। आप चाहे तो नीचे की मशीन तो कॉमन होगी आपकी कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं, और ऊपर की मशीन आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। अगर आपके पास पैडी स्ट्रॉ है तो आप शेडर लगा सकते हैं, अगर आपका वुड है तो वुड चिपर लगा सकते हैं, वुड लॉन्ग हीटर लगा सकते हैं, और अगर आपके पास नेपियर है तो जूस रिमूवर लगा करके आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऊपर की दोनों जो मशीन है वो ऑप्शनल हो गई, नीचे की सारी मशीन कंपलसरी है। हैमर मिल, पैलेटाइजर, डस्ट कलेक्टर, कूलर एंड ग्रेडर, ये मशीन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि अगर आपको एक बढ़िया पैलेट बनाना है तो पैलेट सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने गोली बना के डाल दिया, उसकी एक घनत्व भी मैटर करता है, बल्क डेंसिटी मैटर करती है, उसके अंदर डेंसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर बाइंडिंग होनी चाहिए। और हम जहां खड़े राइस जो कि फुल ऑफ बुलेटिन है, फुल ऑफ देखा जाए तो उसके अंदर काफी मात्रा में अगर देखा जाए लिग्निन है, और इसकी वजह से राइस की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से 20 से 22% का आसपास लिग्निन राइस के अंदर होता है, और लगभग इतना ही सिलिका होता है। तो मैंने जो स्टडी किया उस हिसाब से यहां पर जो राइस के पैलेट का इंडस्ट्री इसलिए तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आपका राइस सेल्फ बाइंडिंग उसके अंदर कैपेसिटी है, और राइस के पैलेट बनाने के लिए आपको किसी भी तरह के बाइंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यूं तो बाकी सब रॉ मटेरियल में नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम राइस के अंदर देखें तो स्पेशली कोई बाइंडर की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, इंडस्ट्री में एक बहस जरूर चल रही है कि हम हैमरिंग कर लेते हैं या विदाउट हैमरिंग कर लेते हैं। तो अगर हैमरिंग कर लेते हैं तो उससे राइस के जो नुके हैं, आपके हंस के नुके हैं, जो शार्प नुके होते हैं वो टूट जाते हैं, राइस के अंदर जो सेल्स है वो रिलीज हो जाती है, और इस वजह से आपको जो पैलेट मशीन के स्पेयर्स है उनकी डिमांड कम पड़ती है, पैलेट मशीन की लाइफ अच्छी मिलती है। तो ये जरूर यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर देखें दोस्तों तो जैसा मैंने बताया आपको की स्टेप्स बताया, अगर आप पैडी स्ट्रॉ से, पराली से स्ट्रॉ से कर रहे हैं तो आपको शेडर बाद हैमर मिल, पैलेटाइजर, कूलिंग मशीन और मिक्सर मशीन, वो की स्टेप्स है जो मैंने अभी आपको बताई। इस बीच में अगर आपके पास मॉइस्चर आ रही तो आप ड्राई लगा सकते हैं। अगर हम बात करें वुड सॉस की, तो वुड चिपर अगर आप लगाते हैं, चिप्स बनाते हैं, तो रोटी ड्रायर अगर आप पाउडर बना रहे हैं तो डायरेक्ट आप हैमर मिल में डाल सकते हैं, उसमें कॉशियो शेल वगैरह मिक्स करके मिक्सिंग मशीन से पैलेटाइज में लेकर कूलिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया। अगर हम बात करें राइस की, तो राइस में आप ऑटो फीडर, हैमर मिल, पैलेटाइजेशन, कूलिंग मशीन और मिक्सर मशीन, ये 5 मशीन के सेटअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मुख्यतः से जब छत्तीसगढ़ में देखूं तो सीधे जो लोग हैं वो पैलेट मशीन से कूलिंग मशीन यही काम कर रहे हैं। आप चाहे तो हैमरिंग करके अपनी मशीन की, प्लांट की लाइफ बढ़ा सकते हैं, और जो डेंसिटी है प्रोडक्ट की वो बढ़ा सकते हैं। तो ये अच्छा खासा हमने यहाँ पर प्रयोग किया और देखने को मिल रहा है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। और उसके बाद अगर नेपियर है तो नेपियर में डी वाटरिंग, और उसके बाद रोटी ड्रायर, फ्लैश ड्रायर लगा करके आप उसको ड्राई करेंगे, फर्दर आप लाएंगे उसको 15% तक। उसके बाद हैमरिंग, पैलेटाइजेशन करना, कूलिंग करना, मिक्सर करना। नेपियर भी सेम प्रोसेस है, बट आपको जूस रिमूवल अलग से करना है। तो अगर आपने ये चीज कॉमन देखी तो हैमर मिल, पैलेटाइजेशन, कूलिंग मशीन, मिक्सर मशीन, ये सब कॉमन है। ऊपर की 2 मशीन चेंज हो रही है, तो आप चाहे तो एक वर्सेटाइल यूनिट, मल्टी स्पेशलिटी यूनिट बना सकते हैं, जिससे आप किसी प्रोडक्ट को कभी भी चला सकते हैं। ऐसी यूनिट लगा करके आप अपना जो टाइमिंग है, जैसे कई बार थर्मल प्लांट में 3 महीने माल नहीं जा रहा है, 4 महीने माल नहीं जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आप प्लांट को, यूनिट को बंद ना करके लकड़ी पे शिफ्ट हो सकते हैं, और आप नागपुर, हैदराबाद जैसा मार्केट जो आपके पास में है, कटनी जहां पर लॉट ऑफ दाल मिल्स है, ऐसे मार्केट को जो आपको 400 किलोमीटर सराउंडिंग में है, उसको पकड़ सकते हैं, यूनिट को चला सकते हैं। और ये कुछ मशीन है जिनके मॉडल्स हमारी कंपनी ऑफर करती है। लॉन्ग हीटर है, यानी कि लकड़ी का बड़ा काम मशीन, चिपर मशीन है, उसके मॉडल्स है। ये शेडर मशीन के कुछ मॉडल्स हैं जो 2 टन, 5 टन, 10 टन की कैपेसिटी के हैं। फ्लैश ड्रायर, ये मिक्सर मशीन के मॉडल थे, पैलेट मशीन के मॉडल है। और यहां तक मशीन का मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। दोस्तों मैंने जैसा बताया था कि स्कोप भी है तो चैलेंजेस भी है। स्कोप जैसा हमने बताया कि ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई गैप है, डेफिनेटली है, बहुत बड़ा गैप है। 1 लाख टन के सामने 30,000 टन मिल रहा है, काफी बड़ा गैप है। और साथ साथ शहरों में तो माल मिल ही नहीं रहा है। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की खुद की रिक्वायरमेंट जो है 10,000 टन से 15,000 टन महीने की है, लेकिन अभी वर्तमान में वहां पर 2200 से 2300 टन ही मिल पा रहा है। तो काफी बड़ा गैप है प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरह से पुणे, मुंबई, पूरे मुंबई मैंने देखा हार्डली अगर घूम करके देखते तो 8 से 10 प्लांट लगे हुए हैं, जो कि पूरे मुंबई की रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। पूरे मुंबई के अंदर पर डे देखा जाए 600 से 700 टन की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में 150 टन भी पर डे नहीं मिल पा रहा है।
तो ये बड़े शेयरों का गैप बना हुआ है, उसका कारण है हम सबका सिर्फ एक तरफ से सोच रखना कि हमको सिर्फ थर्मल प्लांट को मटेरियल देना है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री को बहुत ब्रॉडली में देखते हैं तो थर्मल प्लांट के अंदर हमारा जहां जब भी हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, जहां जब भी हमारे हाई डिमांडिंग फ्यूल लग रहे हैं, वो भी बड़ी इंडस्ट्री, उसकी तरफ भी हमको सोचना चाहिए। हाई कॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एलपीजी, सीएनजी, डीजल के दाम बढ़ ही रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है। और इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हमेशा बढ़ता आ रहा है। तो ये चारों स्कोप दिखाते हैं कि क्यों हमको बायोमास पैलेट प्लांट सेटअप करना चाहिए। वहीं पर अगर बात करें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, वो है पुअर इंफ्रा विलेजेस। अगर प्लांट सेट करना है गांव के अंदर, पावर की अवेलेबिलिटी चाहिए, सड़क का नेटवर्क चाहिए, वो एक थोड़ा सा इसके अंदर व्यवधान है। दूसरा, एक जो सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा है, लेक ऑफ एक्सेप्टेंस एग्रीकल्चर एज ए कोर बिजनेस। अभी भी हमारे कई जगह के उद्योगपति जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस को एक कोर बिजनेस के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। मैंने अभी कई लोगों को सर्वे जब करता हूं तो पता लगता है लोग अपने बिजनेस के साथ में इस बिजनेस को लगा रहे हैं। मुझे काफी कम लोग मिलते हैं जो कि इस बिजनेस को कोर बिजनेस के रूप में ऑर्डर कर रहे हैं। मेरे सामने जरूर कुछ दिग्गज बैठे हैं, किकर साहब बैठे, विकास किकर साहब बैठे, सागर अग्रवाल साहब बैठे, जिन्होंने इसको कोर बिजनेस के रूप में एक्सेप्ट किया, कोर बिजनेस के रूप में चला रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम बिजनेसमैन पूरे भारत के अंदर है जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस को कोर बिजनेस के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जिस दिन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस को कोर इंडस्ट्रीज के रूप में तय करने लग जाएगी, मेरा यकीन मानिए हम ब्राजील को पीछे छोड़ देंगे, पक्की बात है। क्योंकि ब्राजील के अंदर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस को कोर बिजनेस के रूप में एक्सेप्ट किया गया और वहां पर इसी कारण से ब्राजील के अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ। आज एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर मशीन के अंदर ब्राजील काफी आगे। लेकिन इंडिया 140 करोड़ पॉपुलेशन के बावजूद पीछे है। इसका कारण है कि हम एग्रीकल्चर को कोर बिजनेस में समझ ही नहीं पाए, अपना ही नहीं पाए। तो हमें बाय हार्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस को कोर बिजनेस समझना पड़ेगा। उसमें भी हमने जो एग्रीकल्चर बिजनेस को समझा वो फसल तक रह गया। फसल के वेस्ट को भी, यानी कचरे को भी हम अगर एग्रीकल्चर बिजनेस के रूप में एक्सेप्ट कर पाए, उसके कन्वर्जन को, उसके डेंसिफिकेशन को हम बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर पाए, तो मेरे ख्याल से इंडिया काफी तेजी से विकसित करेगा और हम जितना अभी गैप देखते हैं, गैप को हम फुलफिल कर पाएंगे। कोर सप्लाई चेन ऑफ आयरन, अभी काफी सारे लोग तो पैलेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन सप्लाई चेन यानी कि रॉ मटेरियल का सप्लाई चेन, इसके अंदर काफी स्कोप है। जो लोग पैलेट प्लांट नहीं लगा सकते हैं वो सप्लाई चेन यानी कि लोगों से मटेरियल इकट्ठा करना, और ऐसी कई सारी फर्म, ग्रीनोमार्ट, बायोफ्यूल जंक्शन, ऐसी नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट भी हुई है। ऐसा यहां भी होना जरूरी है। लैक ऑफ अवेयरनेस, यस डेफिनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस है। इसी कारण से आज 3 साल बाद मैं देख पा रहा हूं कि रायपुर के अंदर एक्सपो हो रही है, जबकि रायपुर इतना बड़ा पोटेंशियल इलाका है, इसके अंदर यहाँ पर 3 साल पहले ही एक्सपो जानी चाहिए थी। क्योंकि अगर रायपुर में अगर 3 साल पहले ऐसा विकास होता, आज हम इस इंडस्ट्री का अलग ही मुखड़ा देखते। लेकिन चलिए, देर से हम देर आए दुरुस्त आए, राइट। थैंक यू सो मच। मैंने अभी थोड़ा सा इंसाइट दिया आपको कि किस तरह से हम बायोमास पैलेट की यूनिट जो है, नॉन क्वालिफाइड पैलेट की यूनिट को सेटअप कर सकते हैं, क्या स्कोप है, क्या चैलेंजेस है। लेकिन ये बात अभी खत्म याद हो रही है, आप सबको इसको बाय हार्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर बिजनेस बाय हार्ट जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि इससे भी इनकम हो सकती है, इससे हम ना केवल अपना बल्कि देश का भला कर सकते हैं, फार्मर का भला कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज का भला कर सकते हैं और सरकार का भला कर सकते हैं, एनवायरमेंट का भला कर सकते हैं। जब हम बाय हार्ट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री अलग स्थापित करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।